गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान में खंड ब से अध्याय 5 पढ़ेंगे, अधिकार। ठीक है, देखो, ईश्वर की सभी रचनाओं में मानव सबसे श्रेष्ठ है ना। ईश्वर की जो रचना है, यहाँ गाय, पशु, पक्षी, है ना, मानव। तो मानव क्या है, इसमें ईश्वर की सबसे बड़ी रचना है वो। लेकिन मानव जीवन शुरू होते समय दुनिया में न तो कहीं राज्य था और न शासन, ठीक है, अतः नागरिक भी नहीं थे। ऐसी प्राकृतिक अवस्था में लोग मनमानी करते थे और अपनी रक्षा एवं पेट भरने के लिए कुछ भी करते थे, है ना। जब उस समय था तो क्या था, कोई कानून, कोई भी व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय अपने पेट भरने के लिए क्या करते थे, हर तरह के वो गलत कार्य भी कर लेते थे, ठीक है, मनमानी करते थे। इसी बात को मानव के प्राकृतिक अधिकार कहा गया है। आगे चलकर जब धीरे धीरे मनुष्य सभ्य और सुसंस्कृत होने लगा, तब उसे अपनी सुरक्षा और विकास के लिए कुछ अधिकारों की ज़रूरत महसूस हुई। इसके साथ ही सामूहिक, राजनीतिक, सामाजिक जीवन बिताने के लिए कुछ कर्तव्यों का पालन भी जरूरी हो गया, है ना। क्या हो गया, धीरे धीरे आगे चलकर जब धीरे धीरे सब मनुष्य क्या है, सभ्य और सुसंस्कृत होने लगा, है ना, तब उसे क्या हुआ, सुरक्षा महसूस होने लगी। सुरक्षा और विकास के लिए क्या कुछ अधिकारों की ज़रूरत जो है वो महसूस होने लग गई, है ना। तो इसके साथ ही क्या हुआ, सामूहिक सामाजिक जीवन बिताने के लिए कुछ कर्तव्यों का पालन भी जरूरी हो गया। इसीलिए राज्य नामक संस्था के बनने पर नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए थे। इस अध्याय में हम इन्हीं अधिकारों की जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। देखते हैं अधिकार क्या है। तो अधिकार मानव जीवन की वे विशेष परिस्थितियां हैं, है ना, जो मानव के विकास के लिए परमावश्यक है। मेकन का कथन है कि अधिकार सामाजिक उन्नति की कुछ लाभदायक परिस्थितियां हैं जो नागरिक के वास्तविक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। इस तरह अधिकार मानव और सामाजिक उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक सुविधाएं हैं जो मनुष्य की मांग पर समाज व सरकार द्वारा दी जाती है। अतः समाज द्वारा स्वीकृत व्यक्ति की इन मांगों को ही अधिकार कहते हैं। इस संदर्भ में प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता, है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो समाज का जीवन है ना, वो क्या है, ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके बिना हम सामान्य कोई भी व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है समाज के बिना, है ना। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनुष्य समाज में रहकर ही अपना सर्वोत्तम विकास कर सकता है ना। जाहिर सी बात है, जब हम समाज में रहेंगे तभी तो हम अपना विकास कर पाएंगे, है ना। अकेले रहेंगे तो हम एक पागल, क्या हो जाएंगे, किसी भी अधिकार को समझ नहीं पाएंगे और अपना मनमानी कर पाएंगे, है ना। तो हमें जब समाज हमारे पास रहेगा तो हम समाज के अनुसार चलेंगे तो हम क्या करेंगे, सर्वोत्तम विकास कर सकते हैं। और समाज में ही उसके अधिकारों का जन्म होता है ना। समाज जब बनेगा तो समाज में ही उसके मनुष्य के जो अधिकार है वो जन्म लेते हैं, ठीक है। यदि समाज नहीं तो अधिकार भी नहीं हो सकते, है ना। समाज नहीं है तो अधिकार भी नहीं हो सकते। व्यक्ति समाज के समक्ष अपनी मांगे रखता है ना। समाज के समक्ष क्या करता है, अपनी मांग रखता है, तथा समाज की स्वीकृति के उपरांत ही ये मांगे अधिकार का रूप धारण करती है। अधिकारों का आधार सामाजिक हित है और वे व्यक्तियों के विकास के लिए अनिवार्य है। अधिकार की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है, इसमें दिए प्रोफेसर अर्नेस्ट बार्कर। तो कुछ कार्यों, ये बोल रहे हैं कि अधिकार कुछ कार्यों को करने की स्वतंत्रता का ही दूसरा नाम है। यह स्वतंत्रता की गारंटी मुझे कानून में हासिल होती है ना। फिर यहाँ बेन और पीटर्स बोल रहे हैं कि अधिकारों की स्थापना एक सुस्थापित नियम द्वारा होती है। वह नियम चाहे कानून पर आधारित हो अथवा परंपरा पर, ठीक है। सालमंड, तो न्याय के नियम द्वारा रक्षित हित अधिकार होता है। यह एक ऐसा हित है जिसका आदर करना कर्तव्य है और जिसका उल्लंघन करना क्या है, अनुचित है, ठीक है। हॉलैंड यहाँ पे बोल रहे हैं, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के कार्यों को
समाज के मत तथा शक्ति द्वारा प्रभावित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। वाइल्ड यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मांग का नाम क्या है? अधिकार है। जॉन ऑस्टिन, अधिकार एक व्यक्ति की वह शक्ति है, अधिकार एक व्यक्ति की वह शक्ति है जिसकी सहायता से वह किसी अन्य व्यक्ति से काम ले सकता है या उसे काम करने से क्या कर सकता है? वो रोक सकता है। बोसांके, तो अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। श्रीनिवास शास्त्री जी बोल रहे हैं कि अधिकार वास्तव में उस व्यवस्थित नियम या रीति को कहते हैं जिसे किसी समुदाय का कानून स्वीकार करता है और जिससे नागरिक के सर्वोत्तम नैतिक विकास में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। अब यहाँ पे T.H. ग्रीन जी बोल रहे हैं कि अधिकार वह शक्ति है जिसकी लोक कल्याण के लिए मांग की जाती है और मान्यता भी दी जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे अधिकार महत्वपूर्ण क्यों है ना? अधिकार क्या है? महत्वपूर्ण क्यों है? तो यहाँ पे दिया है कि सभी युगों में और सभी देशों में नागरिकता का अनिवार्य लक्षण यह माना गया है कि व्यक्ति के पास कुछ अधिकार हो। स्वतंत्रता और गरिमा प्राप्त करने के लिए अधिकार आवश्यक है। अधिकार के बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, है ना? यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्वतंत्रता और गरिमा प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? अधिकार चाहिए, है ना? अधिकार आवश्यक है और अधिकार के बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। यदि हम यह चाहते हैं कि व्यक्ति मान मर्यादा या गरिमा के साथ रहे तो यह आवश्यक है कि उसे काम का अधिकार प्रदान किया जाए। यदि व्यक्ति को नियमित रूप से मजदूरी या वेतन प्राप्त नहीं होता तो उसके लिए यह संभव है कि वह भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद कर सके। इसके अतिरिक्त वह अपने परिवार के कल्याण और गौरव या गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक जीवन स्तर भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। उपर्युक्त अध्ययन से यह तथ्य सामने आता है कि सभी विद्वानों ने अधिकारों को व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक माना है। सभी यह स्वीकार करते हैं कि समाज कल्याण के लिए इनका होना आवश्यक है और तभी यह भी मानते हैं कि अधिकारों का जन्म समाज में ही संभव है। लोकहित पर आधारित अधिकार यथोचित होते तथा सामाजिक स्वीकृति के बाद राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं, है ना? अधिकार समाज रहेगा तभी हमको अधिकार प्राप्त होंगे। समाज द्वारा ही हमको मानव को क्या करते हैं? अधिकार प्राप्त होते हैं और उस अधिकार के अनुसार ही हम क्या करते हैं? अपना समाज में अपना विकास करते हैं। तो समाज के बिना हम अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, आगे हम देखेंगे अधिकार कहाँ से आता है। तो अधिकार की उत्पत्ति कैसे होती है? इस प्रश्न का कोई सरल उत्तर नहीं है। अधिकारों की उत्पत्ति, विकास तथा स्वरूप के संबंध में प्रचलित प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित। तो इसमें पहला दिया है प्राकृतिक सिद्धांत, है ना? दूसरा है अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, तीसरा है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, चौथा है अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत और पांचवा इसमें दिया अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। तो देखते हैं प्राकृतिक सिद्धांत में। तो अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, जिसे नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत भी कहते हैं, एक प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के अधिकार प्राकृतिक है और जन्म सिद्ध माने जाते हैं। अधिकारों का संबंध जीवन, स्वतंत्रता और सुख से है और चूंकि वे समाज के पैदा होने से पूर्व ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं, अतः उन्हें कोई मनुष्य छीन नहीं सकता और राज्य उन्हें केवल मान्यता ही प्रदान कर सकता है। हॉब्स, लॉक, रूसो, टॉमस पेन तथा ब्लैकस्टोन आदि विचारकों ने क्या किया है? अधिकारों के इसी मत का क्या किया है? समर्थन किया है। इसी सिद्धांत के आधार पर वर्तमान काल में भी भोजन, वस्त्र, निवास तथा आजीविका के अधिकारों को प्राकृतिक मानकर उन्हें मूल अधिकार माना जाता है। ठीक है, इसमें आलोचना भी दिया है। तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है।